हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परासरण और विसरण। ये आप लोग के क्लास 9 एनसीईआरटी के चैप्टर साइंस का पहले चैप्टर बायो का है, जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका की एक क्लासेस हो चुकी है, 2 क्लासेस हो चुकी है। उन क्लासेस को जरूर देखिएगा, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर ये क्लास आप लोग देख रहे हैं तो आपके एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा। और शॉर्ट नोट्स को बनाना हो तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट्स करते हुए चलिएगा, जिससे कि पेपर के टाइम आप लोग बस इसको रिवीजन कर लें, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग बिल्कुल डेप्थ से पढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है कोशिका कला के आर पार पदार्थों का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। यानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कुछ पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, उस परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कुछ भी आप लोग का डाउट होता है तो उसको कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, जो कोशिका के आर पार के पदार्थ का परिवहन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो निष्क्रिय होता है और एक सक्रिय होता है। 2 भागों में बांटा गया है, निष्क्रिय और सक्रिय, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। निष्क्रिय में आप लोग का एक विसरण हो जाता है, परासरण हो जाता है। परासरण समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं कर रही हूँ, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होने ही वाला नहीं है, क्योंकि मुझे समझने में इसको बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम होने का मतलब ये होता था कि इधर उधर हो जाता है। जैसे अल्परासरण किसमें होता है, हाइपरटोनिक किसमें होता है, हाइपोटोनिक किसमें होता है, आइसोटोनिक किसमें, ये एक ही में मिक्स हो जाता था। लेकिन जो मैं बताऊंगी ये आप लोग को मिक्स होने वाला नहीं है। आप एक बार इसको पढ़िए, आप भूलने वाला भी नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, उसको भी पता होता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन अल्परासरण है, कौन अतिपरासरण है और कौन समपरासरण है। तो हम आज आप लोग को ये बिल्कुल क्लियर से बताएंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम होने ही वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विसरण। तो विसरण आप लोग का गैसों में होता है, यानी विसरण आप लोग का गैस में होगा। ध्यान से सुनिए, विसरण डिफ्यूजन गैस में होगा, ना कि आप लोग का जल में, द्रव में होगा। और पूछा जाए कि द्रव में कौन सी प्रोसेस होती है, तो वहां पे परासरण यानी ऑस्मोसिस होता है। तो परासरण कितने प्रकार का होता है, तो समपरासरण, अल्परासरण, अतिपरासरण, यानी 3 प्रकार का होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। जैसे कि विसरण की एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि आपने अगरबत्ती जलाया और अगरबत्ती की महक बहुत दूर तक जाती है या आपके पास आ जाती है, या कोई परफ्यूम मारा है, आप दूर बैठे हैं लेकिन पता चल जाता है कि कोई परफ्यूम लगा के आ रहा है, तो इससे ये पता चल जाता है कि वो परफ्यूम लगाया है, उसकी महक आपके पास चली आती है। इस क्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण गैसों में होता है, परासरण जल में होता है। अब परासरण का एग्जाम्पल समझिए। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, पानी पेट में जाता है, लेकिन अगर आपको पसीना होता है तो हर जगह, हर अंग से पानी बाहर निकलता है। कैसे गया आपके पानी, तो अपने पेट में पिया, पूरे बॉडी में, तो आप जो पानी आपने पिया है वो पेट में ही स्टोर है, लेकिन वो पानी किसके माध्यम से आपके पूरे अंग तक पहुंचा है, तो उस परासरण के कारण ही पहुंचा है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब हम किसी चीज में, जैसे किशमिश ले लीजिए, किशमिश को पानी में रख दीजिए, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि किशमिश फूल जाती है। तो इससे भी पता कर सकते हैं। या अंडा लेंगे, अंडे को पानी में डालेंगे, जैसे कि नमक और पानी घोल लीजिएगा और उसमें डालेंगे तो अंडा सिकुड़ जाएगा, और किशमिश को सादा पानी में डालेंगे तो फूल जाएगी। लेकिन सांद्रता, यानी सांद्रता का मतलब गाढ़ा होता है, तो परिवहन हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। तो यहाँ पे अगर आपने किशमिश लिया है और नमक और पानी में रखा है तो वो सिकुड़ जाएगी, लेकिन सादा पानी में रखा है तो फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर उस किशमिश के अंदर कुछ जल की मात्रा है, आपने नमक और पानी में रखा तो वो बहुत गाढ़ा है, अब वो अंदर के पानी को बाहर खींचेगा। कोई विशेष पतला होता है तो पतला से गाढ़ा की तरफ जाता है। जैसे कि आप एक बर्तन ही लीजिए, जिसमें आपने नमक पानी मिला लीजिए और एक तरफ का सादा पानी ले लीजिए। परासरण के लिए हरदम एक अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी आप उसको करा सकते हैं, वरना आप नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो परासरण झिल्ली के माध्यम से ही विसरण होता है। तो अगर पूछा जाए कि अगर ये बताइए अर्धपारगम्य झिल्ली की किस में आवश्यकता होती है, विसरण में या परासरण में, तो आपका आंसर होना चाहिए परासरण में। विसरण में किसी माध्यम की यानी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता परासरण में होती है। आप फिगर में देख सकते हैं
कि एक बर्तन है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया गया है। अर्धपारगम्य मतलब कि कुछ पानी इधर जा सके, और एक तरफ H2O है और NCl है, और एक तरफ H2O है। अब NaCl और H2O गाढ़ा है, तो गाढ़ा से पानी पतला की तरफ जाएगा, तो पानी H2 की तरफ जा रहा है। तो अब ये कई प्रकार का होता है, समपरासरण, अल्पपरासरण, अतिपरासरण होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप लोग का ऊपर फिगर दिखाया गया है, कम सांद्रता, जैसे कि उसमें एक कोशिका रखी गई है, वो कोशिका आप देख रही है छोटी, पहला देखिए छोटी दिख रही है, यानी बाहर से पानी अंदर कोशिका के अंदर जा रहा है। अब वो धीरे धीरे कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। तो अगर पूछा जाए, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्प परासरण में यानी हाइपोटोनिक में कोशिका का आकार कैसा हो जाता है, तो यानी कोशिका का आकार फूल जाता है। आप बस फिगर देख के पता कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अब नीचे वाले फिगर में देखिए कोशिका क्या हुई है, फूल गई है। अब देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यानी अति परासरण में क्या होता है। देखिए कोशिका में अंदर पानी बहुत ज्यादा है, और बाहर जो जिस बर्तन में रखा गया है उसमें H2 NaCl वो गाढ़ा है। अब बताइए पतला पानी बाहर की तरफ आएगा, तो वो पतला पानी बाहर की तरफ कोशिका से बाहर निकल रहा है। अब वो धीरे धीरे कोशिका क्या हुई, पिचिक गई है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हाइपरटोनिक में कोशिका का आकार कैसा हो जाता है। तो हाइपरटोनिक में कोशिका का आकार क्या हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। अगला है समपरासरण यानी आइसोटोनिक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इसमें आपको कोई याद कर, जितना इसमें ये ले लेंगे, जो कोशिका में पानी उतना ही है, और इन कोशिका में पानी मेंटेन है, और जो जिस बर्तन में रखे हैं उसमें भी पानी मेंटेन है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, किधर का भी किधर पानी का परिवहन नहीं हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगला है सक्रिय परिवहन में एंडोसाइटोसिस होता है और एक एक्सोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडो मींस अंदर लेके किसी चीज को पचाना, और एक्सोसाइटोसिस में शरीर के बाहर ही लेके किसी चीज को पचाना। परिवहन में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ परिवहन किया जाता है। निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन में कुछ डिफरेंट होता है, तो आप उसको देख सकते हैं कि जो निष्क्रिय परिवहन होता है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सक्रिय परिवहन में तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहेगी, वही कार्य करता है। एक होता है ये बहुत धीमा होता है, जो निष्क्रिय परिवहन होता है ये बहुत धीरे धीरे होता है, जिसका नाम ही है निष्क्रिय, तो ये धीरे धीरे होता है। लेकिन सक्रिय परिवहन बहुत तेजी से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें वाहक प्रोटीन की भी आवश्यकता कोई नहीं होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि जो निष्क्रिय परिवहन होता है ये सांद्रण प्रवणता के अनुसार उच्च सांद्रण स्थल से, ये पॉइंट जरूर याद कीजिएगा, जो निष्क्रिय परिवहन है उच्च सांद्रता से निम्न की तरफ जाता है, लेकिन यही सक्रिय परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाता है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छे से उम्मीद कर रही हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अगर कोई भी आपका डाउट हो तो जरूर कीजिए। देखिए इसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अल्प परासरण में कोशिका का आकार क्या हुआ, तो अल्प परासरण में कोशिका पिचक गई। हाइपरटोनिक में यानी अति परासरण में अल्प परासरण में कोशिका फूल गई। हाइपरटोनिक में हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। देखिए इसका हिंदी भी आपको याद करना होगा, इंग्लिश भी याद करना होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों, अगर आपको इंग्लिश में ही पूछेगा तो हाइपरटोनिक को ही हिंदी में हाइपरटोनिक लिख के पूछ लेगा। तो हाइपरटोनिक में कोशिका फूल गई, हाइपरटोनिक में पिचक गई, और आइसोटोनिक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विसरण और परासरण में कुछ डिफरेंट होता है, तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में हो सकता है, यानी इसमें अगर है तभी होगा, नहीं है तो तभी होगा, इसमें कोई जरूरी नहीं होता है। लेकिन परासरण के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये क्रिया नहीं होगी। यहाँ होता है कि अन्य पदार्थों की उपस्थिति का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें विलेयता पदार्थ की प्रकृति सांद्रण से प्रभावित होता है। विलेयता का मतलब कि कोई चीज इसमें कितना गाढ़ा घुला हुआ है। अगला है इसमें यह किसी भी प्रकार के अणुओं, ठोस, द्रव और गैस की उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ विसरण होता है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन वही सब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो अब हम जहाँ हैं वहाँ की ऑक्सीजन का सांद्रता कम हो गया है, तो हम जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ आता है। अगला पॉइंट दिया है इसमें कि यहाँ पे ठोस, द्रव या
गैस कोई भी माध्यम में हो सकता है, तो विसरण किसी भी माध्यम में होगा, ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में होगा, लेकिन परासरण केवल द्रव माध्यम में ही होगा, ये ठोस और गैस में नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस पे जितना इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप रिवाइज कर